हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में लाया हूं एक शानदार नोटिफिकेशन जिसमें ऑफिसर स्केल की एक वैकेंसी रहने वाली है। जी दोस्तों, ऑफिसर स्केल जो भी असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है दोस्तों। हालांकि ये बैंकिंग सेक्टर की नहीं है, पर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी है। तो दोस्तों, सारी चीज़ें बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट से है, किस संस्थान से निकली है, फॉर्म कब से ओपन होंगे, साथ में एग्ज़ाम जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट का भी कुछ है फिक्स या नहीं, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले अगर कोई कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम सारी सूचना मिल सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो आगामी कोई भी नोटिफिकेशन है वो वहाँ पे हम लिंक शेयर कर देते हैं। साथ में पुराने वीडियो की जो भी लिंक है वो उस पर शेयर हो रखे हैं विद पीडीएफ के साथ में। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जो वैकेंसी की बात कर रहा था, जो कि ऑफिसर स्केल की रहने वाली है, ग्रेड ए की रहने वाली है और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। तो दोस्तों, जिस संस्थान से ये वैकेंसी निकली है उसका नाम है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। जी दोस्तों, IIFCL। तो दोस्तों, ये शानदार फाइनेंस सेक्टर की एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छी पोस्ट की वैकेंसी निकाली है। इन्होंने ग्रेड ए की है असिस्टेंट मैनेजर की, और जो भी स्थायी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। तो दोस्तों, बहुत लोगों के मन में रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली होगी या एक टेन्योर बेसिस पे। नहीं दोस्तों, ये रेगुलर बेसिस पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस, यानी आप परमानेंट जॉब है आपकी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, उन पे आते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा जो भी इसका वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, वो इसका होता है फाइनेंस सेक्टर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको जो जानने की ज़रूरत है मेन, कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट कब रहने वाली है। तो दोस्तों, जो फॉर्म ओपन होने की डेट है वो है आपकी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और जो क्लोजिंग का है, क्लोजिंग आपकी हो जाएगी 23 दिसंबर को। आपके फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन दौरान आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में 30 नवंबर की डेट है कि जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है इन्होंने, वो फुलफिल हो जाना चाहिए 30 नवंबर 2024 से पहले पहले। अगर आपकी कोई डिग्री का रिजल्ट बाकी है तो 30 नवंबर से पहले पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए शानदार चीज़ है जानने के लिए और ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। वो क्या है? टेंटेटिव एग्जाम डेट। जी दोस्तों, मेन चीज़ यही होता है। मान लो फॉर्म तो भर देते हैं पर एग्जाम डेट का पता नहीं होता, तो हमें यह चीज़ पता नहीं होती कि हम तैयारी किस हिसाब से करें। हमारे पास टाइम कितना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, इस चीज़ का पता नहीं रहता। पर इन्होंने अपनी टेंटेटिव डेट दी है जो कि रहने वाली है जनवरी 2025 में। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि जो डेट है इन्होंने साफ कर दी है कि इस महीने में आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। पर वहीं यहाँ देखा जाए कि अभी दिसंबर में ही तो लास्ट डेट रहने वाली 23 को, और जनवरी में आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत वेल प्रिपेयर होना होता है। अब कई स्टूडेंट तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे और कई स्टूडेंट इस फील्ड में नए हैं। तो दोस्तों, बात नए पुराने की नहीं होती, बात ये होती है कि आपका जो कंसंट्रेशन है और डेडिकेशन है वो कैसा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये तो थी एग्ज़ाम डेट जो जनवरी में रहने वाली है आपकी। इसके बाद में दोस्तों आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिसर स्केल ग्रेड ए की पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, तो आपका इसमें इंटरव्यू होना तो स्वाभाविक ही है। इंटरव्यू होगा आपका जनवरी के लास्ट या फरवरी में, कंडक्ट कभी भी हो सकता है, और रिजल्ट आपका जनवरी फरवरी के कभी भी आ जाएगा। जिस टाइम जो होगा, तो ये मान लो फरवरी तक का इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया कि फरवरी तक तो लास्ट आपका फाइनल रिजल्ट दे देंगे। तो दोस्तों, मात्र 3 महीने के अंदर आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। जी दोस्तों, दिसंबर में तो फिल हो रहे हैं, जनवरी में एग्जाम, और फरवरी के आसपास इंटरव्यू लेके भी आपका फाइनल रिजल्ट दे देंगे। तो दोस्तों, शानदार जगह है जिसमें आपका कोई टाइम खराब नहीं हो रहा। आपकी पहले से प्रिपरेशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो अभी भी टाइम है, इन दौरान आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। आगे दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों, ये पोस्ट जो रहने वाली है वो असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर। कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो बात करते हैं पहले जनरल की। ठीक है, जनरल की बात करते हैं, अनरिजर्व की। तो इसकी है टोटल 17 पोस्ट। ठीक है, SC की है इसमें 5 पोस्ट, ST की है इसमें 2 पोस्ट, OBC की इसमें है 11 पोस्ट, और EWS की है 5। टोटल 40 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की। साथ में इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है, PWD, जो इनके अलग अलग ABCD का एक इन्होंने नाम दिया हुआ है, वो नीचे पता चल जाएगा कि ABCD का क्या क्या किस किस जो फील्ड है, OH BH, इनको दिया गया है नाम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या चीज़ें हैं आपको जानने के लिए दोस्तों। और आगे है आपके
जो आपकी सर्विस कंडीशन है, सर्विस कंडीशन में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेगी। तो दोस्तों शुरुआत होती है पे स्केल से, यानी आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी जो बेसिक पे रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 44,500 पर मंथ रहने वाली है। तो दोस्तों 44,500 तो आपकी बेसिक पे है। उसके बाद में आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई है, आपका डीए मिलेगा, ग्रेड अलाउंस मिलेगा, लोकल अलाउंस, हाउस रेंट, फैमिली स्पेशल स्पेशल अलाउंस जो कि इस सेक्टर वालों को अलग दिया जाता है। 15% होगा आपका बेसिक पे का। इस तरह से न्यू पेंशन स्कीम भी इसमें इंक्लूड है। और अलग अलाउंसेस की बात करें तो दोस्तों ये देख लो, आप इसमें पूरा का पूरा अलाउंस फिल हो रखा है कि आपको कंप्लीट कर लोगे, आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको ये अलाउंस मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी जा सकती है। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट मैं बता सकता हूँ, आपकी ये मान लो कम से भी कम 80,000 तक जाएगी। जी दोस्तों, 80,000 तो जाएगी आपकी सैलरी। तो दोस्तों 80,000 कम नहीं है सैलरी, क्योंकि ग्रेड ए की पोस्ट है, साथ में असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट ने JAIIB या फिर CAIIB प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखा है। अब दोस्तों इसकी जानकारी के लिए आप कमेंट करिए और बताइए ये चीज़ें क्या है, JAIIB, CAIIB, ये कौन सी ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो इन फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। अगर कोई कैंडिडेट इन दोनों में से कोई अगर कुछ भी कर रखा है उन्होंने, तो उनका कम से भी कम 2 बार इंक्रीमेंट बढ़ेगा बेसिक पे से। जी दोस्तों, बेसिक पे के आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा 2 बार। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है और सैलरी भी बहुत जा सकती है अच्छी खासी। तो ये तो अच्छी बात है, आपको जानने की बहुत ज़रूरत है ये। साथ में आते हैं प्रोबेशन पे, यानी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका 2 साल का रहने वाला है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। अगर उस दौरान आपको सूटेबल नहीं पाया गया तो उस 2 साल को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड करके 4 साल यानी 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका प्रोबेशन पीरियड और पोस्टिंग आपकी होती है। पोस्टिंग में मान लो जब आपको पूरा 2 साल प्रोबेशन पीरियड में आप कर लोगे, 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में, उसके बाद में जहाँ आपकी ज़रूरत होएगी वहाँ आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंडिया में कहीं पे भी। इसके बाद मेन आते हैं कि जो एलिजिबिलिटी में दोस्तों 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ऐज का क्राइटेरिया और एक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले ऐज की बात करते हैं दोस्तों। ऐज लिमिट, जैसे कि आपकी ऐज लिमिट 30 नवंबर से पहले-पहले हो जानी चाहिए। मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी 30, ठीक है? मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल का कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। रिजर्वेशन की बात आते हैं या रिलैक्सेशन की बात आते हैं, तो इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज़ अगर SC, ST है कैंडिडेट तो उसे 5 साल की छूट है। OBC में नॉन क्रीमी लेयर है तो उसे 3 साल की छूट है। और वहीं PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, इसमें अनरिजर्व्ड में, EWS में, ठीक है? तो उनको 10 साल की छूट है। वहीं अगर OBC कैंडिडेट है PWBD में तो उन्हें 13 साल की छूट है। और अगर SC/ST कैंडिडेट है PWBD तो उन्हें 15 साल की छूट है। अगर एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें 5 साल की छूट है। इसके आगे और देखते हैं और आगे आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेन आते हैं ऐज का क्राइटेरिया देख लिया अपन ने, अब आता है एजुकेशन वाला क्राइटेरिया। तो दोस्तों जैसे इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया टोटल 40 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की। तो दोस्तों चूँकि ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी लिमिटेड है, तो इसमें अलग-अलग कैडर होते हैं, अलग-अलग कैडर में आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली हुई होती है। तो दोस्तों इसमें वही बात करेंगे, जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का आप ये अर्थ निकाल सकते हो कैडर से, ठीक है? कैडर वाइज़ आपकी जो पोस्ट है वो रहती है। अब कैडर वाइज़ किस कैडर में कितनी निकली है ये देखना है और उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट, ठीक है? ये आपका एक कैडर है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का, इसमें आपकी निकली है 4 पोस्ट। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइज़ेशन इन, या तो फाइनेंस में या बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट वाला, ठीक है? इसके बाद में अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो आपका CA होना चाहिए या फिर CMA या ICWA। और साथ में आपको चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड स्पेशलाइज़ेशन जो भी आपका सेक्टर है ये, यानी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट, इसके रिगार्डिंग आपका जो 1 साल का है वो एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ आपको एरिया भी बता दिया है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो किस एरिया में होना चाहिए। तो देख लो, वर्क एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या मिड लार्ज कॉर्पोरेट क्रेडिट अप्रेजल स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट एंड रिकवरी एंड रिलेटेड एरिया। जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि
जिस कैडर से आपकी ये पोस्ट निकली है उसी कैडर के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अब ये जितने भी आगे कैडर आएंगे, कैडर में जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें सेम ऐसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड कैडर है वो अकाउंट डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसमें निकली है 5 पोस्ट। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए होना चाहिए या फिर सीएमए या आईसीडब्ल्यूए। इसमें भी अगेन 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड जो आपका एरिया है अकाउंट्स का उसमें। थर्ड कैडर की बात करते हैं जिसमें रिसोर्स एंड ट्रेजरी आता है। इसमें ओनली 2 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। किस फील्ड में? या तो फाइनेंस में या फॉरेक्स में या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस में। इसके अलावा ये है तो ठीक है, नहीं तो आपका सीए होना चाहिए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ तो आपने देख ली अब तक, या तो सीए, सीएमए या आईसीडब्ल्यूए। ये तो कॉमन है कि अगर कोई कुछ और क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर जिनके पास ये है तो कर सक वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं और नेक्स्ट कैडर पे आईटी डिपार्टमेंट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें स्वाभाविक बात है बीटेक डिग्री मांगी जाएगी जो कि आईटी ब्रांच से होनी चाहिए। आईटी तो है ही है, इसमें कंप्यूटर साइंस वाला फील्ड जो ब्रांच है वो भी अलाउ है। इसके बाद में नॉन टेक्निकल यानी अगर बैचलर डिग्री है एनी डिसिप्लिन, यानी इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी बैचलर डिग्री हो, कुछ भी हो, उसमें आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी ब्रांच होनी चाहिए, आईटी सब्जेक्ट होनी चाहिए। और सेम दोस्तों इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आईटी डिपार्टमेंट में भी 1 साल का एक्सपीरियंस है जो कि उसी फील्ड से लिया जाएगा। लीगल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 2 पोस्ट है। आपकी डिग्री चाहिए यानी ओनली एलएलबी चाहिए, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके लीगल एरिया में। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, बात आती है छठे कैडर की जिसमें सेक्रेटरियल फंक्शन वाला कैडर रहने वाला है और एक पोस्ट रहने वाली है। इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपका क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी आईसीएसआई में से आपका जो आपका इंस्टीट्यूट है वहीं से आपका ये मांगा गया है और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड कैडर के अकॉर्डिंग। अब आता है नेक्स्ट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर। इसमें निकला है एक पोस्ट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए डिग्री या फिर आपका डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी डिप्लोमा इन सीएसआर। इसके अलावा ये नहीं है तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, ठीक है, और सेम 1 साल का एक्सपीरियंस किसमें? हैंडलिंग सीएसआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर। नेक्स्ट कैडर की बात करते हैं जिसमें आता है एनवायरमेंटल एंड सोशल सेफगार्ड, जिसमें भी 2 पोस्ट रहने वाली है और इसमें चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो कि रिलेटेड कैडर के अकॉर्डिंग रहेगी। और ब्रांच कौन सी रहने वाली है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या फिर एनवायरमेंटल साइंस या फिर आपकी एमएससी होनी चाहिए एनवायरमेंटल से और 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड कैडर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कैडर की बात करते हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट वाला रहने वाला है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किसमें? फाइनेंस या बैंकिंग फाइनेंस में या फिर आपका सी होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है प्रोक्यूरमेंट जो कि एक पोस्ट रहने वाली है जिसमें इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या फिर डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन यानी किसी भी ब्रांच से किया हुआ होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? आपका या तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से 1 साल का एक्सपीरियंस। अब आता है नेक्स्ट कैडर ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें रहने वाली है आपकी 2 पोस्ट। इसमें रहेगा आपका पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड आपका एचआर एक्टिविटी। नेक्स्ट कैडर आएगा रिसर्च एंड एनालिसिस R&D। इसमें आपकी एक पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स। 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड इकोनॉमिक रिसर्च या बैंकिंग फाइनेंस में। लास्ट और नेक्स्ट आता है राजभाषा। राजभाषा में दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा चाहिए हिंदी या इंग्लिश में जो कि ट्रांसलेशन वाला होता है। ट्रांसलेशन वाला डिप्लोमा होता है जिसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाला एक डिप्लोमा था वो आपके पास में चाहिए। इसके साथ में आपकी बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं आपके पास या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसमें? इंग्लिश में या फिर संस्कृत या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स और इनके साथ में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है, या फिर इसके आगे आपके साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन में। तो दोस्तों मेनली देखा जाए तो राजभाषा वाली जो भी पोस्ट है जो कि एक रहने वाली है इसमें आपका जो ट्रांसलेशन वाला है वो चीज़ तो आनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटेड टू कैडर। अब आता है नेक्स्ट कंप्लाइंस एंड ऑडिट। ऑडिट की एक पोस्ट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस है
रिलेटेड टू ऑडिट मैटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेटिव कम्युनिकेशन, जिसमें एक पोस्ट निकली है। इसमें भी एक पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए और डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, या फिर एडवर्टाइजिंग, या फिर जर्नलिज्म और रिलेटेड टू फील्ड कैडर के अकॉर्डिंग जो भी और रिलेट होता है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसमें भी सेम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट कैडर आएगा जो कि जनरल रहने वाला है आपका। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है कितनी, 12। ठीक है, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, या फिर बैचलर डिग्री मांगी जाएगी आपसे, जिसमें जो कि रहने वाली है आपकी एलएलबी, या फिर आपका बीए प्लस एलएलबी जो कि 5 ईयर वाली होती है। इसके अलावा सीए या फिर बीटेक या बीई भी इसके लिए एलिजिबल है और 1 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड आपके कैडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जितने भी कैडर है उनका टोटल हो जाएगा आपका ये 40 पोस्ट। जैसे दोस्तों मैंने शुरू में कहा था कि इसमें बहुत सारे कैडर बटे होते हैं फाइनेंस सेक्टर में, तो फाइनेंस सेक्टर में भी अलग हर कैडर के एक मैनेजर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें पोस्ट निकाली हुई है। तो दोस्तों मैंने पूरे एज का क्राइटेरिया और एजुकेशन वाला क्राइटेरिया विद कैडर के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो आपको जानने की जरूरत है, तो आप फॉर्म अप्लाई करो तो आपको सिर्फ ओनली एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। आपको एक अप्लाई आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें दोस्तों एक से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करते हो पोस्ट के लिए तो आपका जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म होता है वही वैलिड माना जाएगा, यानी जो लेटेस्ट वाला होगा वही वैलिड माना जाएगा। बाकी जो पिछले जो भी एप्लीकेशन है पोस्ट के जो फिल करा है अपना वो रिजेक्ट हो जाएंगे और ना ही उनका फीस रिफंड होगा। इसलिए जिस किसी भी में भी आप अप्लाई करो कैडर के अकॉर्डिंग तो एक में ही अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, क्योंकि टाइम कम है तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चरण रहने वाला है, क्या स्टेज रहने वाली है दोस्तों। इसमें दोस्तों 2 फेज रहने वाले हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जाम लगेगा, फेज 2 में आपका लगेगा इंटरव्यू, यानी टेक्निकल एंड बिहेवियरल आपका इंटरव्यू लगेगा। फेज 1 की बात करते हैं कि फेज 1 में जो कि ऑनलाइन एग्जाम रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें दोस्तों आपका टोटल रहेगा इसमें 200 मार्क्स का पेपर। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि इसमें जो फॉर्म फिल होंगे 23 दिसंबर तक, उस टाइम आपके कितने नंबर ऑफ फॉर्म फिल होंगे, कितने कैंडिडेट में फॉर्म भरेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट है वो फिक्स होगी। मान लो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा तो मल्टीपल टाइम में और मल्टीपल शिफ्ट में भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है एग्जाम। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आगे आते हैं जो कि आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम स्कीम बोल सकते हो। तो दोस्तों इसमें आपका 2 टाइप से लगेगा और एक साथ ही पेपर लगेगा, जिसमें आपके जो फर्स्ट टेस्ट है यानी आपका पहला 60 मिनट दिया जाएगा। 60 मिनट के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने होंगे। 4 सब्जेक्ट में आपका रीजनिंग रहेगा जिसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। फिर आता है मैथ का क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर आती है इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर आता है करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर जिसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इसका लिए दिया जाएगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका डोमेन नॉलेज, यानी जो आपकी फील्ड है, जो कैडर में आपने अप्लाई करा है उस कैडर के आपके जो स्पेशलाइजेशन वाले क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, वो रहेंगे 50। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहने वाले हैं, तो आपका टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स का। इसके लिए आपको दोस्तों 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों जिस भी कैडर से आप अपना फॉर्म भरे तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्होंने आपको एक टॉपिक दे दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक जिनके आधार पे ही आपका जो ये 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आप पूरा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और देख लीजिए सबकी टॉपिक कौन कौन से आपका जो सेकंड टर्म है या जो आपका सेकंड उसमें जो भी टेस्ट लगेगा वो उसके सब्जेक्ट आने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों जो टेस्ट 1 बोल दो या टेस्ट 2 बोल दो, जिसमें दोनों 60-60 मिनट के रहने वाले हैं, टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 200 मार्क्स के, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। अब आते हैं दोस्तों आगे और क्या जानने की ज़रूरत है आपको। इसमें जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी, वो रहने वाली है आपकी 1/4। जी दोस्तों 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो आप आराम से एक अंदाजा लगा के भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद में जो सेकंड फेज रहने वाला है जो कि इंटरव्यू का रहेगा, टेक्निकल और बिहेवियरल टाइप का रहेगा। इसमें आपका दोस्तों जो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 मार्क्स के आधार पे ही आपकी आगे मेरिट तय होगी। अब दोस्तों जो इंटरव्यू आपका
हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में हो सकता है। आप अपना जो भी मीडियम चूज़ करोगे, जो भी सेलेक्ट करोगे, उस आधार पे आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों पहली बात तो क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर की जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर की है, ग्रेड ए की है, तो दोस्तों इसमें आपको बोथ लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे दोनों तरफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, पर आप उस जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको समझ के हिंदी में जवाब दे सकते हो। इसलिए आपको इंग्लिश पे भी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। इ- इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर कैंडिडेट इनके हिसाब से रिक्वायरमेंट जो फुलफिल नहीं होती, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा कैंडिडेट फुलफिल हो जाती है, तो दोस्तों कि अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पास हो रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने का अगर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उनमें ग्रुप डिस्कशन का भी ऑप्शन रख सकते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी ऑप्शन रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रहने वाला है। इसके बाद द बात दोस्त इसके बाद बात करते हैं, और दोस्तों ये जो सेंटर नेम है, आप जब फॉर्म भरो तो ये सेंटर नेम है, ये आप पहले से फिल कर देना, जब वहाँ आपका सेंटर आ जाएगा एग्ज़ाम का। इसके बाद दोस्तों और क्या जानने की ज़रूरत है आपको? दोस्तों जब आप अपना फॉर्म भर दोगे तो आपके फॉर्म फिल होने के बाद में, यानी 23 दिसंबर के बाद में, कैटेगरी वाइज आपका पीआरटी होगा। पीआरटी का मतलब है प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होगी। अब किस कैटेगरी के लिए ये अलाउ है? एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी में नॉन क्रिमिलेयर और पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, इनके लिए एक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगी, यानी आपका कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ये जो भी ट्रेनिंग होगी आपका प्रॉपर ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो कैंडिडेट टेस्ट जो फेज़ 1 में पास हो जाएँगे, तो फेज़ 2 में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज होएगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, तो वो सब साथ में ले जानी है। यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे तरह पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, पहले से ही प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। इसके बाद में दोस्तों और क्या जानने की ज़रूरत है आपको? और इसमें दोस्तों जो कैंडिडेट अप्लाई करे, यानी हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर दे रखा है इसमें, कि स्कैन क्या क्या होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब, हैंड रिटन जो भी डिक्लेरेशन है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अगर कोई कैंडिडेट को फिल करने में परेशानी हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करोगे इस चीज़ के लिए कि क्या हम फॉर्म फिल के लिए भी आप वीडियो बनाओ, तो दोस्तों उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत सरल तरीके से, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उसके लिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना होगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे इस चीज़ के लिए, तो मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो दोस्तों इस चीज़ में देरी मत करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और 23 दिसंबर से पहले-पहले आपको फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों आप स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरोगे, तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आएगा आपके सामने, ये लिंक दिया हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे लिखना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ लिखा होगा और अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करना है, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ आपको सारी डिटेल फिल आउट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों फीस की बात करते हैं। आप फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद में फीस ली जाएगी। तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका 100 रुपये का चार्ज है, ये है इंटीमेशन चार्ज, ठीक है। इसके बाद में जो इनके अलावा रिमेनिंग जो भी कैटेगरी है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उनके लिए है 600 फीस। इसमें दोस्तों एग्जाम फीस और इंटीमेशन चार्ज दोनों कॉमन है, यानी दोनों मिलाए हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों और क्या चीज़ है इसमें जानने के लिए। आपकी जो भी आप सिग्नेचर अपलोड अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने आपको बता दिए, फोटोग्राफ होंगे, सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब होगा, और साथ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, और साथ में स्कैनिंग डॉक्यूमेंट होगी, यानी आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड मांगे जाएंगे, ठीक है। उसका पीडीएफ में तैयार करना है विद इन साइज जो भी इन्होंने दे रखी है, ठीक है। अब दोस्तों जो भी चीज़ थी इसमें बता दी है आने लायक, तो दोस्तों सारी चीज़ें बता दी है मैंने। अब आप ही तय कीजिए कि जिस जो भी स्टूडेंट एलिजिबिलिटी रखता हो, जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी कैडर के लिए, वो बिना टाइम गंवाए इस फॉर्म को भरिए जल्द से जल्द, बाद में साइट क्रैश होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इतना ही मैटर इसमें दिया गया है, सारी संपूर्ण चीज़ें इसमें बता दी गई है जो एक आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ में। और जाने से पहले जो भी कैंडिडेट अब तक इस वीडियो को देख रहा हो, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम सारी सूचना और अपडेट मिल सके। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।